अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, आज हम जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी का थर्ड लेक्चर। एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि भाई फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है एंड इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। एंड अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ फीमेल इनफर्टिलिटी। क्या फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, इसके क्या काजेज़ होते हैं, वी वो डिस्कस दैट। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी टोटली बेस्ड ऑन लैंगमैन। ठीक है, प्राइम फोकस हमारा लैंगमैन के ऊपर होगा एंड वी वुड आल्सो डिस्कस सर्टेन कंटेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज एज वेल फॉर बेटर conceptual clarity. अच्छा, so it is kind request to all of you people कि kindly subscribe my channel and if it is possible then share with your friends and like the videos. Okay, let's start the lecture. सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं इवेंट्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। कि भाई जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एट दैट टाइम कौन कौन सा है यू कैन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन सा इवेंट्स होते हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब एक मेल नॉर्मल इजैकुलेशन करता है, normal ejaculation means the ejaculation which is done after the gap of 2 days, that is a normal ejaculation. And you people know that a normal ejaculation contains how much number of sperms? It contains about 40 million sperms, around about 30 million sperms. Okay, that is the, you can say, scenario of normal ejaculation. And you know that these 39 million sperms are sufficient to get pregnant to our partner. अच्छा, जब हम 39 million sperms you can say ejaculate करते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 million sperms वेजाइना के थ्रू cervix तक पहुंचते हैं and they undergo the process of capacitation. ठीक है, मीन्स ejaculation के दौरान हम कितने sperms रिलीज करते हैं? 39 मिलियन स्पर्म्स, बट उनमें से सिर्फ 2 मिलियन स्पर्म्स वेजाइना को क्रॉस करके सर्विक्स तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि इजैकुलेशन इनटू फीमेल वेजाइना इज अबाउट 2 मिलियन स्पर्म्स व्हिच एंटर इनटू द सर्विक्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्म्स सर्विक्स में एंटर होते हैं तो स्पर्म्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। कैपेसिटेशन बेसिकली फीमेल बॉडी के अंदर सर्विक्स में होती है। अच्छा, कैपेसिटेशन में क्या होता है? कैपेसिटेशन में स्पर्म्स के अंदर फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की जाती हैं एज वेल एज बायोकेमिकल चेंजेस। ठीक है, एक तो स्पर्म्स की मोटेलिटी को इंक्रीज किया जाता है ताकि स्पर्म्स प्रॉपर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। मीन्स के मोटेलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ सकती है आफ्टर कैपेसिटेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेशन के अंदर स्पर्म्स को कंसनट्रेट किया जाता है एंड स्पर्म्स के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विच कैन काज हिंड्रेंस इन द फर्टिलाइजेशन, दैट इज अ कोलेस्ट्रॉल। मीन्स के कैपेसिटेशन के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव किया जाता है। एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ड्यूरिंग कैपेसिटेशन प्रोसेस कैल्शियम आयन की मेंटेनेंस की जाती है एंड विच इज़ सो क्रूशली इंपॉर्टेंट फॉर द मोटेलिटी ऑफ स्पर्म एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेनिन प्रोटीन। अच्छा, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सर्विक्स में कैपेसिटेशन होती है, सर्विक्स में कैपेसिटेशंस होती है एंड आफ्टर दैट स्पर्म्स बिकम हाइपर मोटाइल। अच्छा, उसके बाद जब 2 मिलियन स्पर्म्स वेजाइना के अंदर आ गए एंड उन्होंने सर्विक्स को क्रॉस किया तो उनमें से सिर्फ 300 से लेके 500 स्पर्म्स फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। ठीक है, मीन्स के 2 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ 300 टू 500 स्पर्म्स पहुंचते हैं फिलोपियन ट्यूब में फॉर व्हाट प्रोसेस? फॉर द फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एंड यू नो दैट जब ओवरी अपना एग रिलीज करता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन ड्यू टू LH सर्च। ठीक है, जब ओव्यूलेशन की वजह से एग रिलीज होता है, नॉट अ एग बेसिकली दैट वाज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो वो आ जाता है कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो मीन्स क्या है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte और वी कैन से दैट एग प्रेजेंट है। अच्छा, वहाँ पे जो एग प्रेजेंट है स्पर्म जाके उस एग के कोरोना रेडिएटा के साथ अटैच होता है। मैंने आपको बताया था जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर दिखाई थी तो उसमें कोरोना रेडिएटा दैट वाज आउटर मोस्ट लेयर
which was consisted of granulosa cells which are, you can say, arranged in a radiating manner. तो इट मीन्स दैट जब स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब में एग तक पहुंचते हैं, एग तक एक्सेस करते हैं, तो वो एग की कोरोना रेडिएटा के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, अब एग के साथ अटैच हो गया स्पर्म, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्म का एक्रोसोमल कैप होता है, एक्रोसोमल कैप, उससे एक एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज हाइलुनिड्रेज, ठीक है। स्पर्म की कैप से, एक्रोसोमल कैप से एक एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज हाइलुनिड्रेज एंजाइम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसॉल्विंग द कोरोना रेडिएटा। बिकॉज कोरोना रेडिएटा को डिज़ोल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द फर्टिलाइजेशन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अच्छा, जब हाइलुनिड्रेज एंजाइम की वजह से कोरोना रेडिएटा विच वाज कंसिस्टेड ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, जब कोरोना रेडिएटा डिज़ोल्व हो गई, तो अब ये हेड ऑफ स्पर्म अटैच हो जाएगा उस साइड की मेम्ब्रेन के साथ, एंड उस मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया था, दैट वाज ऊलीमन, ठीक है। अच्छा, अब जो 300 से लेके 500 तक स्पर्म्स आए हुए हैं फेलोपियन ट्यूब में, उनमें से सिर्फ एक स्पर्म एक की जोना पेलुसिडा के साथ अटैच होता है। जो सेकेंडरी oocyte होता है, उसकी जोना पेलुसिडा के साथ सिर्फ एक ही स्पर्म अटैच होता है, एंड जोना पेलुसिडा के पास रिसेप्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ZP3 रिसेप्टर, जोना पेलुसिडा थर्ड, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर कितने स्पर्म्स आए थे, 300 से लेके 500 स्पर्म्स आए थे। उनमें से सिर्फ एक स्पर्म सेकेंडरी oocyte की जोना पेलुसिडा के साथ अटैच होता है। ऑन विच रिसेप्टर, रिसेप्टर का नाम आपने लाजमी याद रखना है कि जोना पेलुसिडा के जो ZP3 रिसेप्टर होता है, उसके पास आके सिर्फ एक स्पर्म अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद वो स्पर्म एंटर हो जाता है प्री विटलाइन स्पेस में, एंड जब वो स्पर्म एग के साथ मिल गया, तो आफ्टर दैट मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड, एंड मैंने आपको बताया था कि मियोसिस 2 इज व्हाट, दैट इज इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। तो जब स्पर्म और एग आपस में मिल गए, स्पर्म कहाँ पहुंचा था, एग के, यू कैन से, जोना पेलुसिडा वाली मेम्ब्रेन पे, कौन से रिसेप्टर पे, ZP3 रिसेप्टर पे। जब ये पहुंच गया, एक दूसरे के साथ मिल गए, तो वहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसी वक्त हेड ऑफ स्पर्म से कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स निकलते हैं, एंड वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं, जो एग का जोना पेलुसिडा है ना, उसको हार्डर बनाते हैं, ताकि जो फर्दर स्पर्म्स है उनकी एंट्री पॉसिबल ना हो। इट मीन्स दैट जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जोना पेलोसिडा को हार्डर करते हैं, इट मीन्स दैट दे आर फैसिलिटेटिंग, दे आर, आई वुड से दैट दे आर इनहैबिटिंग पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, एंड इस रिएक्शन को हम कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन में बोलते हैं। तो कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन क्या है कि जब स्पर्म एग के जोना पेलुसिडा के साथ अटैच हो गया, तो हेड ऑफ स्पर्म से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स निकलते हैं। वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बेसिकली अटैच हो जाते हैं जोना पेलुसिडा के साथ, जोना पेलुसिडा हार्डर हो जाएगा, एंड जब जोना पेलुसिडा हार्डर हो जाएगा, तो फर्दर स्पर्म्स की जो एंट्री है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। So once again I am showing you a structure of secondary oocyte or egg which was released at the time of ovulation. Okay, you can see here this is the structure of secondary oocyte which is produced at the 14th day of menstrual cycle during ovulation due to LH surge, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले you can see here आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा, जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड ब्लू कलर में जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। स्पर्म का हेड यहाँ पे आके अटैच होता है, ठीक है। एंड जब स्पर्म का हेड जोना पेलुसिडा के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पे ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को, यू कैन से, हेड ऑफ स्पर्म से निकलते हैं, एंड वो जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जोना पेलुसिडा के साथ अटैच होते हैं, तो जोना पेलुसिडा फर्दर हार्डर हो जाती है, एंड फर्दर नो स्पर्म एंट्री इज, यू कैन से, पॉसिबल, ठीक है। यू कैन सी हियर दीज आर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, ठीक है। एंड दिस इज प्री विटलाइन स्पेस, जहाँ में फर्स्ट पोलर बॉडी रिजाइड करती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया था।
Okay, so that was all about the events which are leading during the process of fertilization. So once again मैं इनको repeat करता हूँ कि जब भी एक normal you can say male ejaculate करता है, how much sperms 39 to 40 मिलियन sperms ejaculate करता है, तो उनमें से सिर्फ 2 मिलियन sperms वेजाइना को क्रॉस करके cervix तक पहुंचते हैं. cervix में sperms के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है that is called as capacitation. जब capacitation होती है तो sperms की बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं एंड स्पर्म्स बिकम हाइपर मोटाइल. ठीक है. एंड जब स्पर्म्स हाइपर मोटाइल हो जाते हैं उसके बावजूद भी सिर्फ 300 से लेके 500 स्पर्म्स इंटर होते हैं फेलोपियन ट्यूब में. एंड फेलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है और यू कैन से एग प्रेजेंट होता है. ठीक है. अच्छा. एंड स्पर्म जब फेलोपियन ट्यूब्स में आ गए एंड वहाँ पे सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट है तो स्पर्म अटैच हो जाता है कोरोना रेडिएटा के साथ. ठीक है. एंड उसके बाद जो स्पर्म का एक्रोसोमल कैप होता है वो एक एंजाइम को रिलीज करता है दैट इज हाइलुनिड्रेज एंजाइम. वो बेसिकली कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है विच इज सो क्रूशली इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अच्छा. उसके बाद स्पर्म का हेड अंदर जाके oocyte मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है. ठीक है. अच्छा. उसके बाद जो 300 से लेके 500 स्पर्म्स आए थे उनमें से सिर्फ एक स्पर्म ही जोना पेलोसिडा के साथ अटैच होगा. जो 300 से लेके 500 स्पर्म्स आए थे कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में. एंड फेलोपियन ट्यूब में सिर्फ एक सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है. तो उन 300 से लेके 500 स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म अटैच होगा सेकेंडरी oocyte की जोना पेलोसिडा के साथ. ठीक है. एंड जब वो अटैच हो जाएगा तो वो हेड ऑफ स्पर्म क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की वजह से जो जोना पेलोसिडा है वो हार्डर हो जाएगा एंड फर्दर स्पर्म्स की एंट्री यू कैन से इनहेबिटेड हो जाएगी. एंड आफ्टर दैट zygote is formed. These are the all events which leading to the fertilization. एंड फर्टिलाइजेशन में मियासिस 2 भी कंप्लीट हो जाती है. अच्छा. अब हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में. अच्छा. फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर क्या होता है कि अ फीमेल इज़ यू कैन से. अच्छा. इसमें क्या होता है कि अ फीमेल इज़ अनएबल टू कंसीव द बेबी. ठीक है. आफ्टर इंटरकोर्स इंटरकोर्स करने के बावजूद भी. ठीक है. एक फीमेल को अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही एंड शी कैन नॉट कंसीव बेबी दैट कैन बी द सिचुएशन ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी. अच्छा. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या मिलती है हमें एम्ब्रियोलॉजी में. फॉर अ यंग फीमेल द डेफिनेशन ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी इज दैट inability of a female to conceive after 1 year of unprotected intercourse. मीन्स एक यंग फीमेल है. ठीक है. उसके साथ हमने अनप्रोटेक्टेड तरीके से है मीन्स प्रॉपर तरीके से. ठीक है. उसके साथ इंटरकोर्स किया एंड 1 year के बाद भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो इट इज़ द सिनेरियो ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी फॉर दैट वुमेन. ठीक है. अच्छा. अगर फीमेल की एज तकरीबन 35 साल से बढ़ जाती है, 35 ईयर्स है, बढ़ जाती है एंड उस फीमेल के साथ हमने तकरीबन 6 मंथ तक इंटरकोर्स किया एंड उसके बावजूद भी उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इट मीन्स दैट दिस इज़ आल्सो द सिनेरियो ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी. ठीक है. अच्छा. अगर फीमेल की एज 40 ईयर्स से बढ़ गई. ठीक है. 40 ईयर्स से फीमेल की एज बढ़ गई एंड उसके साथ हमने 3 मंथ तक प्रॉपर इंटरकोर्स किया. प्रॉपर इंटरकोर्स मीन अनप्रोटेक्टेड. अनप्रोटेक्टेड मीन्स नॉट यूजिंग अ कुंडम लाइक स्टफ. ठीक है. तो उसके साथ हमने 3 मंथ तक इंटरकोर्स किया एंड वो 40 ईयर्स वाली फीमेल यू कैन से प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो इट इज़ ऑल्सो अ सिनेरियो ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी. ठीक है. तो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए जो इंटरकोर्स का ड्यूरेशन होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है एज ऑफ फीमेल पार्टनर के ऊपर. अच्छा. ये फीमेल इनफर्टिलिटी ये तो हमने इसकी डेफिनेशन कर दी ना. ठीक है. इसकी आउटलाइंस बता दी. अब बात करते हैं कि इसके क्या काजेज़ हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है. सबसे पहले ओवेरियन काजेज़ आ जाते हैं. मीन्स के डिफ़ॉल्ट इन ओवरी. अगर ओवरी में डिफ़ॉल्ट आ जाए तो इट कैन लीड्स टू द फीमेल इनफर्टिलिटी.
अच्छा, ओवरी में क्या-क्या हो सकता है? सबसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, जिसको हम पीसीओएस बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगर हो जाए, तो इट कैन लीड्स टू द फीमेल इनफर्टिलिटी। अच्छा, इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली फीमेल्स के अंदर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ठीक है? इरेगुलर पीरियड्स मीन्स उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं चलती, एक तो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। एंड उसके बाद उसकी ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि जब प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होगी, ऑब्वियसली इट लीड्स टू द इम्प्रॉपर पीरियड्स, ठीक है? उसके बाद इन फीमेल्स के अंदर जिनको प्रॉब्लम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उनके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है? हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती हैं, ठीक है? सो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि ये बेसिकली क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि ये जब एक फ़ीमेल जवान होती है, तो उसी टाइम से ये स्टार्ट होती है। सो नॉर्मली ये क्रोनिक हो जाती है अप टू द मैरिज टाइम, ठीक है? तो इसको यू कैन से ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, बट इसके कुछ सिम्टम्स को हम ट्रीट कर सकते हैं बाय मेडिकेशन, बाय चेंजिंग लाइफ स्टाइल, ठीक है? तो इसके सम सिम्टम्स ट्रीट हो सकते हैं। एंड बेसिकली वो वाली फीमेल्स जिनकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ टाइप 2 रन कर रही होती है, तो उन फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा यू कैन से डेंजर होता है, ठीक है? उनको ये बीमारी हो सकती है एंड ऑब्वियसली इट लीड्स टू द फीमेल इनफर्टिलिटी। उसके बाद जो अदर कॉजेज़ आ जाते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, व्हिच इज़ कॉलमन सिंड्रोम। अच्छा, ये जो कॉलमन सिंड्रोम है, ये मेल को भी हो सकता है एंड फीमेल को भी हो सकता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि कोई भी मेल या फीमेल, स्पेशली फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रॉपर जवान नहीं होती, ठीक है? क्यों नहीं जवान होती? क्योंकि उसका जो हाइपोथैलेमस है, वो बेसिकली जीएनआरएच को प्रॉपर रिलीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से वो वाली फीमेल्स प्रॉपर जवान नहीं होती। एंड उन फीमेल्स के अंदर प्रॉपर सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होता है, मीन्स दे हैव नो इनलार्ज ब्रेस्ट, ठीक है? उनकी वॉइस टोन बिल्कुल यू कैन से डिफरेंट होगी, ठीक है? एंड अदर थिंग इज़ दैट उनके अंदर ओवरीज की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। एंड उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से जिन फीमेल्स को कॉलमन सिंड्रोम का इशू होता है, तो उनके साथ एक कोई ये प्रॉब्लम भी होता है कि दे कैन नॉट स्मेल, वो किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर सकते। दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कॉलमन सिंड्रोम, कि जिन फीमेल्स को कॉलमन सिंड्रोम होता है, वो किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर सकते। दे कैन नॉट परसीव इट इज़ बेटर और यू कैन से बैड, ठीक है? अगर फीमेल होगी तो उसके ओवरीज प्रॉपर डेवलप नहीं होगी, बट शी हैज़ अ प्रॉपर वेजाइना लाइक एज अ नॉर्मल फीमेल। उसकी जो वेजाइना की अपीयरेंस होगी वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह होगी, ठीक है? एंड अदर थिंग इज दैट जिन पेशेंट्स को कॉलमन सिंड्रोम होता है, उनका कैरोटाइप बिल्कुल नॉर्मल होता है 44XX, ठीक है? तो उनके कैरोटाइप में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? तो ऑब्वियसली जिनके अंदर कॉलमन सिंड्रोम होगा, जिन फीमेल्स के अंदर, दे ऑब्वियसली गो फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी। अच्छा, ठीक है, तो अदर कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल। अगर किसी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इट कैन लीड्स टू द फीमेल इनफर्टिलिटी। अच्छा, क्यों? प्रोलैक्टिन बेसिकली इसका मेन काम होता है फीमेल के अंदर मिल्क को प्रोडक्शन करवाना, मिल्क की प्रोडक्शन, ठीक है, इन द ब्रेस्ट। तो जब प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, एक तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगी, बट जब प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इट इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल फीमेल हार्मोन्स, स्पेशली ये डिस्टर्ब करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की लेवल को। दैट्स व्हाई दीज फीमेल्स कैन नॉट कंसीव बेबी। सो दिस इज आल्सो द कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। अच्छा, उसके बाद ट्यूबल कॉजेज़ भी आ जाता है, मीन्स फेलोपियन ट्यूब में भी क्या मीन्स क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसका रीज़न हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली क्या होती है कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है, उसकी इम्प्लांटेशन बेसिकली फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। अगर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन ही नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली दैट फीमेल कैन नॉट बी कंसीव्ड। अच्छा, उसके बाद अदर रीज़न ऑफ फेलोपियन ट्यूब कैन बी सल्पिंजाइटिस, ठीक है? अच्छा, सल्पिंजाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसकी इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल रीजन। बैक्टीरिया की अटैक की वजह से फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन हो जाती है
and the inflammation of fallopian tube is called as सल्पिनजाइटिस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि TIS ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इन्फ्लेमेशन को। तो सल्पिनजाइटिस में बेसिकली फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू द इनफर्टिलिटी। अच्छा, उसके बाद सर्विक्स में प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइटिस। ठीक है, ये बेसिकली सर्विसाइटिस है। इसमें बेसिकली TIS सर्विसाइटिस में बेसिकली सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल रीजन और अदर आल्सो। ठीक है, तो सर्विसाइटिस की वजह से भी यू कैन से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए सर्विक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा था फॉर द स्पर्म, दैट वाज कैपेसिटेशन। अगर सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो गई तो यू कैन से कैपेसिटेशन नहीं होगी। अगर कैपेसिटेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली स्पर्म्स हाइपर मोटाइल नहीं हो सकता है। देन ऑब्वियसली अगर स्पर्म्स की मोटेलिटी कम हो गई तो वो प्रॉपर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं सकता है। दैट्स व्हाई इट लीड्स टू दी infertility. Okay, you can see here, this is a female reproductive pathway। ठीक है, दिस इज वेजाइना एंड दिस इज cervix। ये आपको ऊपर वाला दिस इज अ नॉर्मल cervix, ये आपको नॉर्मल cervix नजर आ रहा है। ठीक है, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। हाउ मच अबाउट टाइम पीरियड, 7 आवर्स, क्योंकि कैपेसिटेशन 7 आवर्स तक होती है। ठीक है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई तो दिस इज कॉल्ड एज सर्विसाइटिस। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है। उसके बाद जब स्पर्म एग के साथ मिलता है तो कौन कौन सी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होते हैं स्पर्म के हेड से। हाइलुरिनिडेज एंजाइम होता है जो बेसिकली कोरोना रेडिएटा को डिज़ोल्व करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, या जिसको हम ज़ोना रिएक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी को अवॉइड किया जाता है। एंड जब यू कैन से ओव्यूलेशन हो गई थी, ओ सॉरी, स्पर्म एंड एग आपस में मिले थे, तो एट दैट टाइम मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई थी। एंड आफ्टर दैट जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड, एंड जाइगोट की फॉर्मेशन बेसिकली हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। दैट वाज इवेंट्स रिलेटेड टू दी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, उसके क्या काजेज होते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने ओवरीज से रिलेटेड रीजंस को देखा कि भाई ओवरीज में भी यू कैन से काजेज हो सकते हैं, लाइकवाइज पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, कैल्पेन सिंड्रोम, ये ओवरीज से रिलेटेड थी। उसके बाद समटाइम फेलोपियन ट्यूब में यू कैन से एबनॉर्मलिटी आ जाती है। ठीक है, दैट वाज एंडोमेट्रोसिस एंड सल्पनजाइटिस। सल्पनजाइटिस में मैंने आपको बताया कि फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन होती है। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया कि यू कैन से एबनॉर्मलिटी कैन आल्सो बी सीन इन सर्विक्स, दैट वाज सर्विसाइटिस, जिसमें सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन होती है, एंड दैट्स वाई capacitation नहीं हो सकती, and it also leads to the female infertility. Okay, so that was all about today's lecture. So kindly subscribe my channel, like the videos, and if it is possible then share with your friends. Allah Hafiz.